Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today's lecture is based on one of the leading poems written by William Wordsworth, that is The Prelude. And we are going to discuss important themes and issues and major areas discussed in The Prelude. This poem was published actually in 1850 and one of the best romantic poems ever. This presentation explores the major themes in William Wordsworth's autobiographical poem, The Prelude. We will examine nature's influence, the power of memory, and the poet's personal growth. So हम इसके इस पोइम के जो बड़े तीन एरियाज हैं उसमें जो डिस्कस करेंगे उसमें हम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट, नेचर का इन्फ्लुएंस, मेमोरी की पावर और उनकी जो पोइट की अपनी पर्सनल ग्रोथ है एज अ पोइट एंड एज अ ह्यूमन बीइंग, उसको हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे. सो लेट्स डिस्कस. सबसे पहले इसमें हम नेचर का जो उसका इन्फ्लुएंस एंड पावर देखते हैं. नेचर हैज़ ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर वर्ड्सवर्थ. नेचर सर्व्स एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. ही वाज लिविंग इन लेक डिस्ट्रिक्ट. लेक डिस्ट्रिक्ट का बहुत गहरा असर है उनके ऊपर. He was living with his sister, with friends, going to the Lake District in the rural area. खूबसूरत एक सीनिक व्यू था, एक सीनिक इन्वायरमेंट था जहाँ पे वो रहते थे. एंड दैट इन्वायरमेंट हैड कॉस्ट an everlasting impact on his mind. And most importantly, it was a source of inspiration, not only for life but for poetry as well. Wordsworth finds spiritual growth through his interaction with the natural world. वर्ड्सवर्थ को इसमें एक स्पिरिचुअल एलिमेंट भी नज़र आता है और वो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है इस नेचर के इन्फ्लुएंस की वजह से. एंड इट कॉज अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट एज वेल. Nature's transformative effect is clear in the poem. The poet's mind is shaped by his direct experience of nature. There is childhood and memory. We can recall जब हम बात करते हैं कि इट्स एन ऑटोबायोग्राफिकल पोइम, तो जो कुछ विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, बचपन में, चाइल्डहुड में और बाद में अपनी नेचुरल जो लाइफ की ग्रोथ थी और डिफरेंट फेजेस से गुजरते हुए ओल्ड एज तक. तो यहाँ पर कुछ मेमोरीज हैं चाइल्डहुड की और बाद की लाइफ की. द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड. अ चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन. चाइल्ड वाला जो एक मेटाफर है, ये बहुत बार, ये जो एक सिंबल है, ये बहुत बार यूज़ हुआ है. Importance of childhood. Childhood experiences are important. Wordsworth emphasizes their lasting impact on his development. Childhood का बहुत ज़्यादा influence है. Nostalgia and reflection. Nostalgia permeates the poem. Wordsworth reflects on past events and how they shaped him. Memories, पुराना वक्त, बचपन का टाइम, चाइल्डहुड मेमोरीज, फिर उसके बाद एडल्टहुड का पीरियड, उसमें उनकी मेमोरीज और उनकी जो ग्रोथ हुई, फिजिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल. फिर चाइल्डहुड इमेजिनेशन. Childhood imagination is a key element. It has a lasting impact throughout Wordsworth's life and work. और वो जो imagination का जो इफ़ेक्ट है उस दौर का, वो फिर पूरी ज़िंदगी उनकी पोइट्री पर मोहित रहा. There are certain limits of reason and empiricism, as we see कि जो romanticism है, it is a revolt against that reason and empiricism. और यहाँ पर इस पोइट्री में, द प्रेल्यूड में, हम देखते हैं कि वो वाकई एक लिमिट बनाता है. Wordsworth critiques the overemphasis on reason. The poem emphasizes emotion and imagination. वर्ड्सवर्थ ने जो रीज़न के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसिस दिया गया 18th सेंचुरी में, उसको क्रिटिसाइज़ किया और ज़्यादा अपना जो है इनका एम्फसिस है कि क्या होना चाहिए पोइट्री में, वो है इमोशन एंड इमेजिनेशन. इमेजिनेशन, इमोशन, फीलिंग, सब्जेक्टिविटी, the personal growth, the spiritual growth of a man, of a poet, and that spiritual growth directly linked with environment, which is rustic, is simple, which is poetic, which is based on inspiration from inspiration by nature. तो इंस्टेड ऑफ रीज़न वो एक सब्जेक्टिविटी और ज़्यादा इमोशंस और फीलिंग्स पर बात करना चाहते हैं. नेचर इज़ अ टीचर. ट्रांसेंडिंग रैशनल थॉट. नेचर सिखाती है, नेचर टीच करती है. इट हैज़ गॉट अ सूदिंग इफेक्ट, इट हैज़ गॉट अ हीलिंग इफेक्ट. और ये आपको एक रैशनल थॉट भी सिखाती है. वर्ड्सवर्थ लर्न्स बियॉन्ड कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग. तो ये एक नॉन कन्वेंशनल एक रवैया था, एक नया थॉट था कि जो नेचर है, इट कैन सर्व एज अ टीचर.
नेचर से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। The poem describes transcendent experiences. They defy logic, showcasing a deeper connection to nature. Instead of logic, instead of reason, empiricism, क्लासिसिज्म, ये एक पोइम जो है ये ट्रांसेंडेंट, एक आप कह लें एवर लास्टिंग चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेटिव काइंड ऑफ एक्सपीरियंस रीडर के लिए प्रोड्यूस करता है, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के अपनी पर्सनैलिटी में पैदा हुआ। If we talk about his education and personal growth, that is, or that also reflects from this poem. Self-discovery, Wordsworth embarks on a journey. The purpose is finding himself and his role. इस पोइम में हम ये देखते हैं कि ये इनकी अपनी इनकी लाइफ का जर्नी है। इनकी पोइम में जहाँ बजा आपको ये रेफरेंसेस मिलेंगे पोइम्स में, जैसे इन्होंने बचपन में कोई जगह विज़िट की, कोई एक एरिया विज़िट किया और उसको विज़िट करने के बाद एक लंबा अरसा फिर ये अपनी लाइफ में बिज़ी हुए। फिर दोबारा से 5 साल 10 साल के बाद दोबारा विज़िट किया तो उनकी इमोशंस और इनकी फीलिंग्स डिफरेंट थी। वो एक ग्रोथ, ये एक आप कह लें कि ग्रोइंग स्टेज से गुज़रे और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हुई, एंड हिज़ लव फॉर नेचर एंड लव फॉर लाइफ एंड एनवायरनमेंट चेंज्ड। तो एक सेल्फ डिस्कवरी वाला एलिमेंट इन थ्रू आउट उनकी लाइफ में उनके साथ-साथ चलता रहा। So it's a kind of journey. Learning from nature, Wordsworth chooses nature over formal institutions. उन्होंने जो नेचर से सीखा वो समझते हैं कि वो ज़्यादा पायदार है, ज़्यादा ड्यूरेबल है, ज़्यादा सब्सटेंशियल है, एज़ कम्पेयर टू द नॉलेज दैट ही गेन्ड फ्रॉम डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। द मोस्ट वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस हैपन आउटसाइड ऑफ स्कूल। उनके ख्याल में जो ज़्यादा वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको इदारों से बाहर मिलते हैं, पर्सनल लाइफ में मिलते हैं, जर्नी में मिलते हैं, आपके विजिट्स टू नेचर में मिलते हैं, एनवायरनमेंट से मिलते हैं, सोसाइटी एंड कल्चर से मिलते हैं, ज़िंदगी गुजारने से मिलते हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन विद अदर रिलेशनशिप्स में मिलते हैं। तो लर्निंग जो नेचर से हुई दैट इज़ फार मोर सब्सटेंशियल दैन द लर्निंग गेन्ड थ्रू बाय एंड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस। इमोशनल डेवलपमेंट हुई, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल ग्रोथ हैपन इन टेंडम। इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल ग्रोथ एक ही वक्त में दोनों साथ साथ चलती हैं, दोनों इन दोनों की डेवलपमेंट इकट्ठी होती है। आपका माइंड डेवलप होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, आपकी ऑब्जर्वेशन डेवलप होती है, वक्त के साथ साथ इमोशनली भी आपके अंदर ग्रोथ पैदा हो रही होती है। लाइक अ बॉय, यू आर जस्ट 14-15 years of age. Wordsworth was just a boy when he was roaming and wandering somewhere in the forest and in jungle and in the lake district. तो उस वक्त उनकी एक्सपीरियंसेस, उनकी जो लाइफ थी, उनकी फीलिंग्स और तरह की थी। आफ्टर 10 years, एज ही ग्रोज इन एज, ही बिकम्स 25-30, उनकी जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है वो भी हो चुकी थी डिफरेंटली, और इमोशनल ग्रोथ भी बेहतर हो चुकी थी। तो जब वो विजिट करते हैं द सेम प्लेस तो उनको एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। द पोएम शोज हाउ वर्ड्सवर्थ मैच्योर्ड, जैसे उनकी मैच्योरिटी उनमें आई तो वो उस चीज़ को पेश करती है। रेवोल्यूशन एंड पॉलिटिकल आइडियलिज्म, ये भी याद रखिएगा कि जो रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट होती है, इट इज़ जस्ट इट 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 इज़ इट स्टार्ट जस्ट आफ्टर द हैवक्स ऑफ एंड द डिजास्टर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये स्टार्ट हो रही 1798 में। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन फर्स्टली इज देयर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन्फ्लुएंसेस वर्ड्सवर्थ। द पोएम डिस्कसेस हिज इनिशियल एंथुसियाज्म फॉर द काज चेंज। इंसान की जो स्लेवरी है वो ख़त्म हुई, इंसान की यूरोप में जो इंसान थे, जो लोग थे, फ्रांस, और ये एक ऐसा इफ़ेक्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, which was felt in the neighboring states as well just after the occurrence of that revolution. तो ये एक तो इनकी जो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन थी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन था। Disillusionment is there. He became disillusioned. The ideals clashed with the grim reality. बाद में फिर जो एक रेवोल्यूशन से एक ख़ास तरह का एक रोमांटिसिज्म अटैच्ड होता है, चेंज और लिबर्टी या फ्रीडम वाला, तो वो भी एक तरह से शैटर होता हुआ जब नज़र आता है, तो उसके नतीजे में एक डिसइल्यूजनमेंट भी पैदा हुई। एवोल्यूशन ऑफ व्यूज़, वर्ड्सवर्थ पॉलिटिकल व्यूज़ भी इवॉल्व्ड। द पोएम ट्रेसेस द चेंजेस इन हिज बिलीव्स ओवर टाइम। फ्रेंच रेवोल्यूशन का ज़िक्र है इसमें, उसके नतीजे में पैदा होने वाली डिसइल्यूजनमेंट का ज़िक्र है। फिर उनके जो व्यूज़ हैं, नॉट थ्रू रेवोल्यूशन बल्कि जो एवोल्यूशन से उनके जो व्यूज़ हैं, जो उनकी लाइफ में चेंजेस आई, उनमें मैच्योरिटी आई, लाइफ में बिलीफ्स में जो चेंजेस आई, तो उन व्यूज़ का, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग का, व्यू अबाउट लाइफ, व्यू व्यू अबाउट नेचर, व्यू अबाउट गॉड,
पैंथीज़्म, स्पिरिट, सोल इन नेचर, और उनका जो एक एवोल्यूशन है फ्रॉम बॉयहुड टू ओल्ड एज। तो वो ये सारे के सारे जो व्यूज़ हैं वो भी हमें इस पोएम के अंदर नज़र आते हैं। मॉर्टेलिटी इन एफिमेरल, लाइफ एंड डेथ, एंड नेचर इज़ इटर्नल, ह्यूमन लाइफ इज़ इम्परमानेंट। ह्यूमन इम्परमानेंस, इंसान मॉर्टल है, इंसान ने ख़त्म होना है, मैन हैज़ टू फेस डेथ। मैं और इंसान ख़त्म होगा तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म होगी। एज़ अगेंस्ट दैट मॉर्टेलिटी, नेचर इज़ इमॉर्टल। ये वो उसकी नेचर की जो नेचर है, जो नेचर की अपनी आप कह लें कि एक काइंड है, वो इटर्नल है, वो परमानेंट है। नेचर हमेशा रहेगी। दैट्स व्हाई इट इज़ द मोस्ट इंस्पायरिंग एलिमेंट ऑफ फॉर ह्यूमन बीइंग्स। लास्टिंग आर्ट है, एक एवरलास्टिंग आर्ट जो है वो आपको नज़र आएगी इस पोएम के अंदर, कि पोइट्री जो प्रोड्यूस होती है बाय फॉलोइंग एंड बाय लिविंग बाय सरेंडरिंग बिफोर नेचर। तो जो पोइट्री इस नेचर की के सामने सरेंडर करने से और उसकी इन द लैप ऑफ नेचर प्रोड्यूस होती है, दैट क्रिएट्स अ मोर लास्टिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग्स। वर्ड्सवर्थ एक्नॉलेजेस मॉर्टेलिटी, ये चीज़ तो एक्नॉलेज करते हैं कि डेथ है, मौत आएगी, इंसान ने जाना है। ही फाइंड्स कंट्रास्ट बिटवीन ह्यूमन लाइफ एंड इटर्नल नेचर। इन दोनों के दरमियान एक कंट्रास्ट भी पोएम में नज़र आएगा कि नेचर की ये हमेशा इंटरनल है, उसने रहना है, while on the other hand man is mortal. He aims to create lasting art that defies the passage of time, कि जो वो एक ऐसा आर्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं जो वक्त के साथ साथ जिंदा रहे और बाद हमें आने वाली नस्लों के काम आए। And finally, we may conclude his romantic manifesto. There are different themes, and we find the synthesis of themes. The prelude combines major themes. It offers deep insights into Wordsworth's mind, and Wordsworth has got a lot of contribution greatly to literature. He shifted poetry in a new direction. इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं. And there is lasting influence of his poetry on the coming generations. His work continues to resonate today even. Wordsworth continues to influence poetry and philosophy in the times to come. So romantic movement को start करने वाले, उसको explore करने वाले, उसको prolong करने वाले, उसको continue करने वाले विलियम वर्ड्सवर्थ का influence आज भी कायम है. So these are some of the my views, my analysis of this poem regarding the different major issues and major themes of the prelude. इन इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट करना चाहें, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन और कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।